वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी को लास्ट वीडियो अच्छे से कवर अप हो गई होगी। सो हम चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट है, क्योंकि हमारी चैप्टर थोड़े लेंथी हैं तो वीडियो भी हमारी थोड़ी लेंथी आ रही है। सो हमने लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक किया था मेथड ऑफ चेकिंग, कि किस तरीके से हमारी ऑडिट वर्किंग पेपर्स को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। तो उन्हें 4 टाइप बताई थी: रूटीन चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, ऑडिट इन डेप्थ एंड ओवरऑल चेकिंग। सो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। और रूटीन चेकिंग देखिए, रूटीन चेकिंग का क्या मतलब है। देखिए, हर एक बिजनेस बहुत सारी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है, साथ ही साथ उन्हें एग्जामिन भी कराता है ऑन डेली बेसिस, जिनको हम रूटीन चेकिंग बोलते हैं। जिनकी एग्जामिनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डेली चेकिंग होती है। डेली एग्जामिनेशन कराना मतलब रूटीन चेकिंग कराना। रूटीन चेकिंग मतलब चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स की ओरिजिनल एंट्रीज, लेजर्स कैसे हो रहे हैं, और एरर और फ्रॉड्स का डिटेक्शन करना। जो हमारी रूटीन चेकिंग है वो डेली बेसिस पे करी जाती है, जिसकी हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हमारी बुक्स की रूटीन चेकिंग का एस्टेब्लिशमेंट कराते हैं। रूटीन चेकिंग डेली बेसिस पे करी जाती है। जो रूटीन चेकिंग है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, वो हमारी कैलकुलेशंस को चेक करती है, वेरियस कैलकुलेशन को, जिसमें टोटल्स, सब टोटल्स, बैलेंस एंड कैरिड फॉरवर्ड्स आ जाते हैं। हमारी एंट्रीज को एग्जामिन करती है, जो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं और जो हमारी ओरिजिनल एंट्रीज बुक्स में हम पास आउट करते हैं। चेक करती है हमारे वेरियस अकाउंट के बैलेंसेस को, लाइक ट्रेडिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारे बैलेंस शीट, इन सबको। साथ ही साथ हमारे जो बैलेंस कैरिड होते हैं उनको भी चेक करती है, जो हमारे लेजर्स में होते हैं और फिर उनके ट्रायल बैलेंसेस में होते हैं। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है रूटीन चेकिंग के। देखिए, जो हमारे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है बुक्स ऑफ अकाउंट की, उनको एस्टेब्लिश करती है। साथ ही साथ हमारी प्राइमरी बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स है, जो उनकी एंट्रीज उसमें हम पोस्ट करते हैं, उनको चेक करती है कि अकाउंट्स की जो बैलेंस है वो करेक्ट है या नहीं है। बहुत सारे सिंबल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें इंश्योर करा सके हमें कोई ऑल्टरेशन करनी है या नहीं है। जो हमारी रूटीन चेकिंग है उसमें काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर ऑफ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ताकि हर कोई पर्सन जो रेफर करता है हमारी टिक वर्क और चेक मेकिंग को, उसको हम उससे उसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम से बचा सके, प्रिकॉशंस ले सके। जो सिंबल है वो स्मॉल और क्लियर होने चाहिए। डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट यूज़ फॉर डिफरेंट टास्क होना चाहिए। हर एक सिंबल हर एक कलर का डिफरेंट कलर का होना चाहिए, और हर एक अमाउंट जो भी हम मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे होना चाहिए। जो सिंबल्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो सीक्रेट यूज़ होना चाहिए, हम किसी को इन्फॉर्मेशन ना दें, उनके बारे में ना बताएं। जो भी हम कलर यूज़ कर रहे हैं हमारे सिंबल के लिए, हर एक ईयर हमारा चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिंबल हर एक बहुत मार्क इंपॉर्टेंट रखता है। जब भी हम चेक करते हैं हमारे पोस्टिंग की सिंबल्स की लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, शो कर सकते हो और उसे चेक भी कर सकते हो। जो भी अमाउंट वाउचर्ड होते हैं प्लेस्ड करे जाते हैं राइट टाइम पे, जो हमारे टोटल्स हैं उनको चेक कर जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट की, जो हमारे सिंबल है वो बिफोर हैंड यूज्ड है या नहीं है। जब भी हम ऑडिटिंग करते हैं हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, यही कि जब भी हम कोई पर्सन रोड पे चल रहा होता है या फिर टॉकिंग कर रहा होता है, उसकी पॉकेट में कुछ परचेज कर रहा होता है, तो वो केयरलेस ना हो, एक लार्ज अमाउंट का ना हो। ठीक है, नाउ एडवांटेजेस क्या है। जो रूटीन चेकिंग है वो सिंपल है और एक पर्सन के बारे ऑर्डिनरी पर्सन के थ्रू करी जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑडिटर की रिपोर्ट के बेसिस पे कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं होता, क्योंकि वो डेली पोस्टिंग होती है। तो जो सिंपली हम एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारी अमाउंट है ऑल्टरेशन की वो ईजिली डिटेक्ट हो जाती है, हम सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इन ब्रीफ, सिंपल सबसे पहले जो रूटीन चेकिंग है वो सिंपल है, क्योंकि पर्सन उसे उसकी ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन के लिए करता है, उसके पास कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हमारा लोअर लेवल का स्टाफ भी उसे चेक कर सकता है। नॉलेज ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, डेली जो रूटीन चेकिंग है वो अर्थमेटिकल इनएक्यूरेसीज के जो हमारी ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज हैं। नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग, जो हमारी रूटीन चेकिंग है वो जो लेजर्स हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं डेली, उनको चेक कर सके और कोई एरर है तो उसे भी डिटेक्ट ईजिली कर सके। डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, क्योंकि हम डेली बेसिस पे हमारी एग्जामिनेशन करा रहे हैं प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लेजर्स की, तो हमारे लिए एरर और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना ईजिली हो जाता है। और अगर हमारे कोई रूटीन चेकिंग में अगर उन एरर्स को निकालना पॉसिबल ना हो तो ठीक है। चेंज इन फिगर कम टू लाइट, जब हम नंबर ऑफ सिंबल्स का यूज़ करते हैं रूटीन चेकिंग में, ताकि वो क्योंकि जो वो सिंबल है वो मीनिंगफुल होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है उनमें, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता हर एक फिगर को ऑल्टर करना उसके बाद ऑडिट करना। तो हम अपने फिगर्स को पहले ही ऑल्टर करने के लिए उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं सिंबल्स का यूज़ करके। हेल्पफुल इन चेकिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जो हमारे एग्जामिनेशन होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ की, एग्जामिनेशन की बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ की, उसमें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स को ईजिली हम एग्जामिन कर सकते हैं। और
रूटीन चेकिंग के बेसिस पे हम अपने फाइनल अकाउंट्स भी हम एग्जामिन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? हैस्ट एंड केयरलेस इन वर्क, क्योंकि हम रूटीन चेकिंग डेली बेसिस पे करते हैं, कई बार हम पर्सन क्या होता है केयरलेस हो जाता है, अनडिटेक्टेड रह जाती हैं कुछ चीज़ें, तो हमारी जो फाइनल अकाउंट्स है वो वर्थलेस हो जाती हैं। वर्क बिकम मैकेनिकल, जो चेकिंग होती है मैकेनिकल होती है और वर्किंग मोनोटोनस हो जाए, क्योंकि उस वर्क को हमें डेली करना था, तो वो अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ करते हैं, तो हम उन पर हम पूरे रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो सकते, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एरर और प्रिंसिपल, जो हमारी रूटीन चेकिंग है वो एम्प्लॉयज़ करते हैं, जो उनकी ऑर्डनरी क्वालिफिकेशन होती है, तो वो इतने एबल नहीं है हर एक प्रिंसिपल हर एक एरर को डिटेक्ट कर सके, साथ ही साथ उन एरर को अनडिटेक्ट करके ऑफर गो हो सके। प्लान फॉर फ्रॉड आर नॉट डिटेक्टेड, जो रूटीन चेकिंग है वो डिटेक्ट प्लान नहीं होते, सिस्टमेटिक फ्रॉड को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ छोटी अनकॉन्शियस एरर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉल इन द क्वालिटी ऑफ वर्क, अगर एम्प्लॉय डेली बेसिस पे काम करेगा तो जो उसकी फॉर्मेलिटी है वो उस फॉर्मेलिटी से वर्क होगा और जो डिजायर्ड रिजल्ट है चेकिंग का वो हमें अचीव नहीं होगा। तो कंक्लूजन यही है कि जो रूटीन चेकिंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल अकाउंट हमें टाइम पे चाहिए, हम सुपरवाइज कर सकते हैं अगर सीनियर एम्प्लॉय है, बट उसके डिसएडवांटेज को हम रिमूव नहीं कर सकते। जो ऑडिटर है वो ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करे, एग्रीड रहे और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना के रखे। रूटीन चेकिंग क्लरिकल मिस्टेक कर सकती है, एरर्स भी अनडिटेक्टेड रह सकते हैं, तो जो हमारे एरर प्रिंसिपल अनप्लान होते हैं तो उनको हमें इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन जाके हमें करनी चाहिए। ठीक है। नॉट टेस्ट चेकिंग, टेस्ट चेकिंग क्या है? जब हम एग्जामिन करते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ अपनी वाली हर एक बुक्स को, तो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन होती है टेस्ट चेकिंग की, या फिर हमारे जो अकाउंट्स जो चेकिंग होते हैं, हम हर एक बुक को एग्जामिन नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो हमारे एग्जामिन एक्सपेंसेस होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, हर एक हम कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें करेक्ट साबित कर देते हैं। जो हमारी टेस्ट चेकिंग है उनके अकॉर्डिंग क्या क्या है? टेस्टिंग एंड टेस्ट चेकिंग implies that from the last transaction of a same category for few times are chosen examine in detail। क्या होता है? जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ज़्यादा होती हैं, ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं हर एक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वो डिटेल में पढ़े, कंप्लीट एंड इन डेप्थ स्टडी, इम्प्रैक्टिकल स्टडी करे, इतना टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी होता है, तो वो टेस्ट चेकिंग सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 अकाउंट्स हैं, ठीक है, ऑडिटर आपने अपॉइंट कर दिया, ऑडिटर क्या करता है? रैंडमली 100 में से 25 चूज़ कर लेता है, वो 25 की इन डेप्थ स्टडी करता है, इन डेप्थ स्टडी, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार कर देता है, तो उसको हम टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। कि सारे अकाउंट्स की ना चेकिंग करके सिर्फ कुछ अकाउंट्स की चेकिंग करके वो आप उसको हम टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। ये मेथड है ऑडिटिंग करने का। देखिए एलिमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सैम्पलिंग, टेस्ट चेकिंग इज अ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, सिर्फ एक रैंडम स्लैपिंग होती है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव चांसेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको डिटेल में चेक कर लेते हैं, अगर रिप्रेजेंटिंग अगर करेक्ट है तो सारी रिमेनिंग करेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, एग्जांपल दिया। रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करते हैं हम टेस्ट चेकिंग, वो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर वो ट्रांजैक्शन सारी काइंड्स रिलेटेड टू डिफरेंट सारी राउंड ऑफ ट्रांजैक्शन को कर रही है तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। स्कोप क्या है? जो हमारे फ्रॉड्स और एरर हैं कमिंग टू द लाइट ड्यूरिंग द चेक, वो वाइंड अप रह जाते हैं, वो चेक नहीं होते, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन होती है उस ऑडिटिंग अंडरटेक। स्टैंडर्ड क्या है? डिफिकल्ट है डिटरमाइन करना हर एक टेस्ट चेकिंग को। सूटेबिलिटी लिमिट क्या है टेकिंग की? डिटरमाइन कर लेता है ऑडिटर एक लिमिटेशन के अंदर हर स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क को माइंड में रख के। इंटरनल चेक, जो हमारी सक्सेस है टेस्ट चेकिंग, वो डिपेंड करती है हमारी एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो वीक है तो वो नेसेसरी बन जाता है कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो ऑडिटर है वो फ्री हो जाता है फ्रॉम कंडक्टिंग द इन डेप्थ एग्जामिनेशन, उसका टाइम बच जाता है ऑडिटर का, और वो जितना भी टाइम है वो अपनी ट्रांजेक्शन्स को इंपॉर्टेंट, सारी ट्रांजेक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को इंपॉर्टेंट देता है जो उसे सेलेक्ट करिए रैंडम सैम्पलिंग के टाइम पे। एडवांटेजेस क्या है हमारे टेस्ट चेकिंग के? टाइम बच जाता है, हर एक ट्रांजैक्शन में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को नहीं करना, सिर्फ और कुछ सैंपल्स को करना होता है। रिलायबल रिजल्ट, जो भी वो रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन एग्जामिन करता है वो सारी पूरी रिजल्ट्स का एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो क्वाइट रिलायबल होगा। ऑडिट ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशन पॉसिबल, जो ऑडिट है वो एग्जामिन करता है हर एक ट्रांजैक्शन को, तो वहाँ पे बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, और जो टाइम है ऑडिटर का वो बच जाता है रिसोर्ट करने में टेस्ट चेकिंग के लिए, जो वो हिमसेल्फ खुद करता है, जहाँ पे बिजनेस बहुत बड़ा हो वहाँ पे टेस्ट चेकिंग का वो यूज़ करता है। मोर एम्फेसिस ऑन इंटरनल चेक, जो हमारी टेस्ट
टेस्ट चेकिंग है वो इंटरनल चेक सिस्टम पे बेस्ड है, क्योंकि बहुत सारी जो ऑर्गेनाइज वो रिसोर्ट हो जाती है और इंटरनल चेक सिस्टम एक सेटिस्फैक्ट्री है। और जो ऑडिटर है वो खुद ऑनर बिजनेस के ऑनर है जो बिजनेस है उसको सजेशन देता है कि आप डेफिशिएंसी को रिमूव करके आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ही अपनाएं। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, टेस्ट चेकिंग की वजह से हर एक ट्रांजैक्शन को हम चेक करने जाए हम सिर्फ और कुछ एनालाइज कर लेते हैं फ्यू ट्रांजैक्शन, जिसका जो रिजल्ट है ऑडिट का वो कंप्लीट बहुत जल्दी आ जाता है टाइम से पहले ही, और बेनिफिशियल है ऑडिटर के लिए, क्लाइंट्स के लिए, कि डिस्टर्बेंस ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे हमारी ऑडिट के टाइम पे। डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रॉड एंड एरर आर रिमेन अनडिटेक्टेड, क्योंकि टेस्ट चेकिंग एक सर्टेन पर्टिकुलर अमाउंट्स कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स की होती है। मान लो क्या पता हमने 25 सेलेक्ट करे उसमें कोई एरर और फ्रॉड ना निकले, हमारे रिमेनिंग 75 में हो, तो वहाँ पे एरर और फ्रॉड्स का डिटेक्शन अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, इतने प्रॉपरली स्टडी नहीं हो पाती। केयरलेस बाय एम्प्लॉयज़, कई बार जो ऑर्गेनाइजिंग के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने काम के लिए काम को इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंटली नहीं लेते। वो सोचते हैं कि टेस्ट चेकिंग तो करनी है हमारे ऑडिट ने, हम अब अपना काम तसल्ली से नहीं करते, अच्छे से नहीं करते, नेचुरल वर्क नहीं करते, वो केयरलेसली करते हैं। अनसेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट, जब हमारा ऑडिट कुछ एग्जामिनेशन का होता है तो ऑडिटर यही देते हैं, जो एग्जामिनेशन है वो कुछ अकाउंट्स की है, जो रिपोर्ट है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती, वो क्योंकि नेचुरल नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो अनकम्प्लीट मानी जाती है। इंक्रीज इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऑडिटर सारे अकाउंट्स को चेक करने का नहीं फैसला लेता और वो टेस्ट चेकिंग का फैसला लेते हैं, तो जो भी वो एरर और फ्रॉड्स रह जाएंगे ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऑडिटर की होगी, ना कि ऑर्गेनाइजेशंस की। प्रिकॉशंस क्या है? टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम उन एंट्रीज को सिलेक्ट कर सकते हो जो मेन होती हैं, लाइक सेल्स, परचेज, कैश, डेटर्स, लाइबिलिटीज़, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा रिजल्ट है टेस्ट चेकिंग का, वो सेटिस्फैक्ट्री है और हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो टोटली सिक्रेटिव हो हमारे एम्प्लॉयज़, ताकि उन्हें भी पता ना चले कि वो किस चीज़ में हेरा फेरी कर रहे हैं और वो हमारे पास सामने आ जाए। ईच एम्प्लॉयज़ वर्क शुड बी सब्जेक्ट टू टेस्ट, अगर एफर्ट्स उनके ज़्यादा लग रहे हैं टेस्ट चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर एक क्लर्क को एग्जामिन करना चाहिए। अगर वर्क क्लर्क नहीं कर रहा तो सारे एनकरेज है फ्रॉड्स वो सारे डिटेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ डिफरेंट पीरियड, जो हमारे एंट्रीज चूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट पीरियड्स की करिए, तो जाके ताकि जो हमारे अकाउंट्स है वो प्रिटेनिंग पीरियड है वो ताकि एग्जामिन हो जाए, सेलेक्ट करे जाए। थॉरोली चेकिंग, जो हमारी कैश बुक है, ट्रांसफ़र बुक है, जर्नल है, क्रेडिट है, उनकी चेकिंग होनी, उनको ना चेकिंग करके बल्कि हर एक ईच एंड एवरी एंट्री की एग्जामिनेशन हो जाए, ताकि जो वो ट्रांजैक्शन है वो डिटेल में एग्जामिन हो, हर एक चीज़ का प्रोविज़न और एंट्रीज को सस्पेक्ट किया जाए और हमारी एग्जामिनेशन अच्छी हो। एंट्रीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मंथ शुड बी चेक्ड इन डिटेल, जो हमारी एंट्रीज होती हैं ओपनिंग की, क्लोजिंग की, वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो एग्जामिनेशन है अकाउंट्स की वो फर्स्ट और लास्ट मंथ की हो, और जो हमारे एरर ऑफ फ्रॉड और डिटेक्शन, एरर एंड फ्रॉड है उनका डिटेक्शन अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। रैंडम सिलेक्शन, जो भी हमारी रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शन है वो सेलेक्टेड होनी चाहिए, और हर एक ईयर में जो हमारी ईयर टू ईयर हर सैम्पलिंग चेंज होनी चाहिए ताकि हमारे पास एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होके आ जाए। टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो भी मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो टेस्ट चेकिंग है वो हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बिहाफ पे अपने बिजनेस के नेचर को देख के दे रहा है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन को स्टडी करना इन डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। अगर ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम रैंडम सैम्पलिंग करके उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो हमारे ऑडिटर का काम रिड्यूस कर सकता है, बट कोई भी प्रॉब्लम होती है तो रेस्पॉन्सिबल हमारा ऑडिटर ही होगा। ऑडिट इन डेप्थ, इसमें क्या होता है, हम डिटेल स्टडी करते हैं हमारे एंड टू अप। इसमें ऑडिटर क्या करता है, लार्ज में जाता है और सारी ट्रांजैक्शन की स्टडी करता है। जो हमारे अकाउंट्स एग्जामिन नहीं होते तो फ्लू सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन को करता है और सारी वेरिफिकेशंस करता है। इसमें सारी टेक्निक हमारी टेस्ट चेकिंग की यूज़ होती है। जब ऑडिटिंग होती है अकाउंट्स की तो वो इम्पॉसिबल होता है एग्जामिन के लिए हर एक ट्रांजैक्शन को स्टडी करना, तो जो भी रिसर्च, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी होती है इंटरनल चेक की वो कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है हर एक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू और सारी ट्रांजैक्शंस को डिटेल में कर लेता है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है।
जिसके बेसिस पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। कोई भी परचेज मशीन हुई है तो उसको ऑथराइज ना करते हुए वो सारी चेक करी जाए। परचेज ऑर्डर की सारी कॉपीज़ को चेक करा जाए हमारी, जब मशीन को एग्जामिन करा जाए। सारे इनकम इन्वॉइसेस को रिसीव हुए सेलर से उसको चेक करा जाए। मशीन कब परचेज हुए, कन इंस्पेक्ट हुए, उनको चेक करा जाए। सारी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस जो मशीन के उनको एग्जामिन करा जाए। जो भी पेमेंट हुई है वाउचर्ड की उनको सेलर्स को वो भी चेक करी जाए। सारी जो प्लांट के रजिस्टर है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनको एग्जामिन करें। टेस्ट चेकिंग में हमें इन मेन अकाउंट्स को चेक करना चाहिए ताकि हमारे पास एक अच्छी रिपोर्ट आ जाए। ओवरऑल चेकिंग क्या है, सिंपल सी बात है, एक ही बात बताऊंगी। एक कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन करना हमारे अकाउंट्स को, हम ओवरऑल चेकिंग है। सारा प्रोसीजर, सारी इनएक्यूरेसी, सारा कुछ डिटेक्ट करना जो रूटीन चेकिंग में आ जाता है उसको हम ओवरऑल चेकिंग कहते हैं। जहाँ पे हम हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और अपनी प्रिवेलेंट हमारी सारी कोरिलेशन, सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। हर एक ग्रोथ, मतलब हर एक चीज़ को, हर एक पॉइंट को, एंट्रीज, ट्रांजैक्शंस, जर्नल, ट्रायल बैलेंसेस, पोस्टिंग, लेजर्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स अकाउंट को, परचेज, हर एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट चेक करा जाता है जिसको हम ओवरऑल चेकिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिटिंग ख़त्म होता है। कोई डाउट हो इस वीडियो में या फिर इस चैप्टर में, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।